स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे एक नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ अक्षय पांडे सर हैं, जिनका इस बार नायब तहसीलदार के पद पर रैंक 2 के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो सर से जानेंगे कि इनका जर्नी कैसा रहा यूपीपीसीएस का, इनकी प्रीलिम्स की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी मेंस की रणनीति वगैरह क्या रही, और सबसे पहले हम सर से जानेंगे इनकी अब तक की जर्नी कैसी रही, खास करके इनका बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने प्रिपरेशन वगैरह कब और कैसे शुरू की, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक बार फिर आपको सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मैं तो यही जानना चाहूँगा कि आपने अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से, बेसिक्स जो स्कूल की शिक्षा होती है वो कहाँ से ली हुई? सर, मैंने स्कूल की शिक्षा अपनी मैरी लुकस स्कूल प्रयागराज से ली हुई है, जो कि आईसीएसई बोर्ड का है, और मेरा माध्यम इंग्लिश था। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि जब आप बचपन में जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो क्या कभी आपने सोचा था कि मतलब आगे चल के सिविल सेवा में ही जाना है? नहीं सर, बचपन में तो नहीं सोचा था कि सिविल सेवक बनना है, और एक्चुअली मेरा सपना था कि बड़े होकर मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन फिर लगता था कि कुछ और करूंगा, तो वो चेंज होता रहता था। बट अगर सिविल सेवा की बात है तो मेरा ग्रेजुएशन के बाद से ही मुझे ये लगा कि मैं सिविल सेवा क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। जी। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये शुरुआत आपने तैयारी की कब से की और आपका कितने अटेम्प्ट लगे यहाँ तक आपको पहुँचने में? सर, शुरुआत मेरी 2018 से हो गई थी, बट अगर रियल शुरुआत में कहूँ, अगर सिंसियरली पढ़ाई की, वो 2019 से ही मेरी चालू हुई थी, और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था पीसीएस का। और इसके पहले मैंने अटैम्प्ट दिया था, थर्ड अटैम्प्ट में मेरा इंटरव्यू दिया था मैंने, लेकिन इंटरव्यू फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया था, और इस बार मेरा चौथा अटैम्प्ट था, सेकेंड इंटरव्यू था, एंड इस बार हो गया सिलेक्शन। तो सर, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, जैसा आप बता रहे हैं आपके 4 अटेम्प्ट लगे हुए हैं यहाँ पे पहुँचने में, तो जब एक तैयारी के दौरान जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था सर, जब निराशाओं का दौर था, तो उस वक्त आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए? सर, सबसे पहले आपने पूछा स्ट्रगल के बारे में, तो ये होता है कि हर दिन ये लगता था कि सिलेक्शन होगा, फिर वो लगता था नहीं होगा। तो अगर 10 बार ये ख्याल आता था कि हो जाएगा, और 10 बार ख्याल आता था कि नहीं होगा। और हाँ, फेलियर्स देखें, काफ़ी फेलियर्स देखें, मेंस में नहीं हुआ था, फिर फाइनलिस्ट में नहीं हुआ था। तो बट ये था कि खुद को मोटिवेट, ये ऐसी जर्नी है कि आपको खुद से ही खुद को मोटिवेट करना ही पड़ेगा। बहुत होता था मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता था, और लेकिन खुद को समझाता था कि हो जाएगा, किसी प्रकार अगर आप लगे रहोगे तो हो ही जाएगा। और हाँ, ये चीज़। और सर, मैं पूछना चाहूँगा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली आपकी तैयारी करने के लिए सिविल सेवा में खास करके? सर, सबसे पहले तो एक सोशल स्टेटस होता है। जब भी एसडीएम की गाड़ी या फिर डीएम सर की गाड़ी जाती थी, तो मुझे लगता था, मैं देखता था सड़क पे खड़े होके कि यार, ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि इनको इतना सम्मान मिलता है, इनके पास इतनी अथॉरिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी। और सर, एक ये भी कि समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको जब भी मैं देखता था तो मुझे लगता था कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो एक समाज के लिए भी कुछ दायित्व अपने निर्वहन करूँ, कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा बनूँ कि समाज में प्रतिष्ठा भी हो, और लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, आमजन के लिए कुछ कर सकूँ। तो इसके लिए फिर मैंने जो है सिविल सेवा की तैयारी चालू की थी। जी। और सर, एक सामान्य सा प्रश्न बच्चों के मन में रहता है कि जो टॉपर्स वगैरह होते हैं बचपन से ही काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं पढ़ाई वगैरह में, तो आप अपने स्कूल के दौरान या कॉलेज लाइफ के दौरान किस प्रकार के छात्र रहे? सर, ये तो मिथ्या है मेरे मानने में। मैं हमेशा से ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरी कभी भी टॉप 10 में भी रैंक नहीं आती थी स्कूल में। एंड आज अगर आई है तो बहुत एक अलग सी फीलिंग आ रही है। बट हाँ, ये अगर कहूँ तो छात्र मैं एवरेज ही था, चाहे वो 10वीं हो, चाहे वो 12वीं हो। ग्रेजुएशन में भी मेरा बहुत अच्छा मार्क्स तो नहीं था। हाँ, 9th में मैं एक बार मैथ्स में फ़ेल भी हो गया था। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट ये है कि अगर आप एवरेज हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ सर हैं जो एवरेज स्टूडेंट रहते हुए भी सेकंड रैंक ला के नायब तहसीलदार के पद पे सेलेक्ट हुए हैं चौथी बार में। तो ये बड़ी बात है। आप लोग ध्यान दीजिए कि जो लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो ज़रूर अपनी तैयारी करें, कंटिन्यू करें, और माँ बाप से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को तैयारी करने दें। सर, और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हैं कि आप पिछली बार आपने इंटरव्यू दिया था, तो पिछली बार में इस बार में आपने इम्प्रूवमेंट क्या किया सर? क्योंकि पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आपका सिलेक्शन रैंक 2 के साथ हुआ है। सर, पिछली बार में मेरा GS2 पेपर में काफ़ी कम मार्क्स हो गए थे,
और इंटरव्यू भी मेरा कुछ खास नहीं गया था, तो मुझे एवरेज ही मार्क्स मिले थे, जिसके कारण मुझे लगता है कि उसी वजह से मेरा चयन रुक गया था। और इस बार मैंने कोशिश की थी कि क्वेश्चंस को मिसहिट ना करूं, जो पूछा है डायरेक्टली उसी को लिखूं, बहुत ज़्यादा इंट्रो या फिर कंक्लूजन के चक्कर में ना पढूं। तो इस बार मैंने यही कोशिश की कि एक आध लाइन का इंट्रो लिख के उसको सीधे सीधे आंसर पे आ जाऊं, और कंक्लूजन लिखूं ना लिखूं मैंने इस बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस बार। लेकिन कोशिश ये की थी कि अगर क्वेश्चंस हैं जो भी पूछा जा रहा है उसको डायरेक्टली मैं लिखूँ। तो अक्षय सर, जैसा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, लास्ट 30 डेज़ बचे हुए हैं, तो आपके प्रीलिम्स के आप काफ़ी बार आपने 4 बार अटेम्प्ट दिए हैं, चारों बार आप प्री पास हुए हैं। तो प्रीलिम को लेके आपकी क्या रणनीति रहती थी? आप कैसे तैयारी करते थे, खास करके बचे हुए 1 आध महीने में? और सर प्रीलिम्स को लेके मेरी पहली स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करता था, उसके आंसर्स देखता था और उसको याद करता था, उसको रिवाइज करता था। सेकंड सर ये था कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है, वहाँ से उनकी टेस्ट सीरीज़ के वीडियोस थे फ्री में, तो मैं उनको देखता था और उसी को 2-3 बार रिवाइज करता था। तो मुझे जो भी फैक्ट्स वाली चीज़ें थी वो मुझे वहाँ से मिल जाती थी। तीसरा सर ये करंट अफेयर्स भी मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल से जो उनके मंथली कंपाइलेशन वीडियोज़ आते हैं मैं उसको देखता था, उसको 3 से 4 बार उसको बार रिवाइज़ करता था, ताकि जो भी फैक्ट्स हैं, डेटा है, वो मुझे अच्छे से याद हो जाए। जी सर। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, खास करके जो सर जिस चैनल का जिक्र कर रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो पापा वीडियो करके वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी फेमस है। खास करके आपको अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है तो उसके बिना आपका पीसीएस का जो खास करके करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, और घटना चक्र के बिना। सर मैं ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही सीसेट को लेके काफ़ी बार दिक्कतें होती है बच्चों को। सीसेट में काफ़ी इस बार भी हुआ है कि काफ़ी जो सेलेक्टेड लोग थे उनकी और सीसेट की वजह से एग्ज़ाम रुका है। तो सीसेट के लेके आपकी क्या रणनीति रहती है? सर सीसैट के लिए कोई बहुत अलग से स्ट्रैटेजी नहीं रहती मेरी। मैं वही पिछले 5-6 साल के जो भी सीसैट के पेपर्स हैं उनको अच्छे से लगाता हूँ, और हिंदी मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है तो मैं उस पर कम ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें ज़्यादा भी समय दूंगा तो मेरा होने नहीं वाला। बाकी मैं जो कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन है, मैं उस पर थोड़ा ध्यान लगाता हूँ। और स्पेशली कम्युनिकेशन रिलेटेड मैं बताऊँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है एस्पिरेंट्स से गलत हो जाते हैं, इवन मेरे भी होते थे। तो मैं उसका जो भी सॉल्व्ड वीडियोज़ वगैरह होते हैं और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं वो मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ और उसी को 1-2 बार क्या बोलते हैं सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद फिर जो है मतलब हो जाता है काम। जी। सर मैं मेंस पे आने से पहले ये जानना चाहूँगा, बहुत हमारे जो नए एस्पिरेंट रहते हैं या जो भी एस्पिरेंट तैयारी के दौरान रहते हैं, उनमें मन में एक प्रश्न रहता है कि क्या टॉपर्स वगैरह सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं? खास करके आजकल व्हाट्सअप काफ़ी कॉमन है, टेलीग्राम काफ़ी कॉमन है, तो क्या आपने तैयारी के दौरान ये सब चीज़ों का यूज़ किया? सर सोशल मीडिया में अगर मेन स्ट्रीम देखा जाए तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इसका तो मैं इस्तेमाल नहीं करता था। और सर कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि बेरोज़गार था तो कोई फॉलो करने का तो बनता ही, चांस ही नहीं बनता। तो ये भी कारण था। दूसरा सर मुझे एक वेस्ट ऑफ टाइम लगता था ये। व्हाट्सएप सर मैं यूज़ करता था, लेकिन बहुत ही मिनिमम, थोड़ा बहुत यूज़ करता था। और टेलीग्राम सर इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि कुछ चैनल्स थे, अच्छे चैनल्स थे, जिनसे मुझे मटेरियल वगैरह मिल जाते थे पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो मैं उसके लिए जुड़ा था। बाकी मैं किसी से बहुत ज़्यादा उस पर यूज़ नहीं करता था टेलीग्राम वगैरह। और हाँ, ये है कि सर एक डिस्ट्रैक्शन है ही, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपको बहुत सारे ऐसे लगता है कि यार तैयारी के दौरान कि जब 1-2 अटेम्प्ट्स में नहीं होता तो फिर इंसान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। बट मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, यूज़ करिए, अगर आपकी इच्छा है आप यूज़ कर सकते हो, बट एक कंट्रोल्ड वे में, कि जिससे कि आपकी तैयारी हैम्पर ना हो और आप लगे रहिए उस चीज़ के लिए। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं टेलीग्राम वगैरह आप यूज़ करते हैं, कुछ चैनल्स भी आप कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं, तो कुछ अगर कंटेंट जो जिस भी चैनल से आप फॉलो करते हैं उनके कुछ नाम बता पाएँ? क्योंकि हमारे जो दूर दराज के जो स्टूडेंट हैं, जो प्रयागराज या दिल्ली नहीं आ सकते, जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको अगर कुछ आप कंटेंट जो आप टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं अगर कुछ बता पाएँ, खास करके कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह ऑथेंटिक अगर आप बता पाएँ? जी बिल्कुल सर। पहला तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है। दूसरा सर है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस, उनका डेली करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा होता है। सर तीसरा है ओनली आईएएस, जिसका मैंने उनसे काफ़ी सारा मैंने डेटा का यूज़ किया था अपने मेंस के आंसर में। तो सर फ़िलहाल के लिए यही सब मुझे याद आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी क्वालिटी मटेरियल आपको मिलता है और आपकी प्रिपरेशन से काफ़ी बेटर हो सकती है। और सर मैं मेंस पे आना चाहूँगा, खास करके मेंस की तैयारी में आंसर राइटिंग काफ़ी की फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन में।
तो आंसर राइटिंग वगैरह सर आपने कब से स्टार्ट की थी? ख़ास करके आप बता रहे 3-4 साल से आप प्रिपरेशन में हैं, तो आपने आंसर राइटिंग की शुरुआत कब की और कैसे की? क्योंकि एक नया एस्पिरेंट के मन में यही डाउट रहता है, ख़ास करके जो नया-नया एस्पिरेंट इस तैयारी में घुसता है, तो उसको लगता है कि जैसे ही कुछ कंप्लीट करूँ, उसको आंसर तुरंत लिखना चालू करूँ। तो आपने आंसर राइटिंग कब शुरू की सर? सर आंसर राइटिंग मैंने कोई स्पेसिफिक आंसर राइटिंग नहीं की है कि बाकायदा टेस्ट सीरीज़ लगा के 20 क्वेश्चंस लिखे हों, और इसका मुझे थोड़ा सा मलाल भी रहता है। लेकिन ये है कि सर हाँ, मैं आंसर फ्रेम करता था अपने प्रीवियस ईयर के जो भी पीसीएस के पेपर्स रहते थे, जो भी मेंस के पेपर्स रहते थे, उसको मैं निकालता था, और जो भी क्वेश्चंस होते थे उसके 5-6 पॉइंट्स, 5-6 डायमेंशंस मैं अपने बनाता था। हाँ, मैं पूरे आंसर्स तो नहीं लिखता था, या फिर लिखे होंगे तो शायद कुछ गिने चुने आंसर्स लिखे होंगे, लेकिन ये था कि उनके फ्रेमवर्क में हमेशा माइंड में तैयार रखता था कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, मेरे पास ये पॉइंट्स तैयार हैं। तो छोटे छोटे पॉइंटर्स में जो भी मेंस के सिलेबस के हिसाब से था कि जो भी जिस भी क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे पास एटलीस्ट इतना रहे कि मैं 200 शब्द का आंसर लिख सकूं, 150 शब्द का आंसर लिख सकूं। तो वो मैं हमेशा से तैयार करके रखता था। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक पूछे तो मैंने स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग नहीं की है कभी। जी सर मैं ख़ास करके जानना चाहूँगा जीएस के जो पोर्शंस है, जीएस 1, 2, 3, 4, आपने कहीं से कोचिंग वगैरह लेके तैयारी की थी या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी किया था? अगर सेल्फ स्टडी से तैयारी किया था तो सर आप अगर बेसिक टू एडवांस कुछ चीज़ें, कुछ किताबें हमें बता पाएँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे गाँव देहात के भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं हमसे, जो आ नहीं सकते, खास करके प्रयागराज या दिल्ली, या कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होता है कोचिंग का, आप स्वयं जानते होंगे। सर आपने पूछा कि मटेरियल के लिए, सर जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए मैंने बहुत कोई किताब वगैरह तो नहीं पढ़ी। मैंने लक्ष्मीकांत एक रीडिंग लगाई थी, और मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर की किताब है, उसको भी एक आध रीडिंग लगाया था, बट मैं उसको सही से रिवाइज़ नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही मोटी किताब है। और टू बी ऑनेस्ट सर, मैं किताब वगैरह पढ़ता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा तैयारी करता हूँ, तो जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे मिल जाता था, चाहे वो रिलेटेड हो जीएस 1 से, जीएस 4 से, मैंने ओनली आईएएस का मटेरियल काफ़ी यूज़ किया है, स्पेशली फॉर जीएस 4 एथिक्स। तो उन्हीं के मटेरियल्स वगैरह मैं देखता था, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एक फ्रेमवर्क के साथ में तैयार करता था, उसमें डेटा वगैरह ऐड ऑन करता था, और मेरा जो भी आंसर तैयार हो जाता, उससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ स्पेशल नहीं करता था कि ये भी कर लो वो भी कर लो। बट ये था, जो मटेरियल था मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करता था, कई बार रिवाइज़ करता था, ताकि जो भी पॉइंट्स हैं वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएँ, ताकि जब भी क्वेश्चन आए मैं उसको आराम से, आसानी से लिख सकूँ। जी। तो सर आप बता रहे हैं कि आप रिवीजन वगैरह काफ़ी अच्छे से करते थे, तो रिवीजन की आपकी क्या रणनीति रहती थी? आप रिवाइज़ कैसे करते थे? पर डे करते थे, वीकली करते थे या मंथली, कैसे करते थे सर आप? सर स्पेशली रिवीजन में दो चीज़ होती है। पहला है कि आप जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है उसके लिए आप रिवाइज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मेंस की बात करो तो जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप एथिक्स का ले लो या फिर कोई और पोर्शन ले लो, जीएस 3 के पोर्शन ले लो, तो उसमें क्या है कि आपको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिखोगे तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, तभी आप उसको लिख पाओगे। तो मैं सर उसके लिए क्या करता था, मैं पढ़ता था, उसके 2-3 दिन में रिवाइज़ करता था। ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक डे था मेरा रिवाइज़ करने का, बट ये था कि मुझे लगता था जो भी चीज़ मैंने पढ़ी उसको कम से कम 4 से 5 बार मैं मिनिमम रिवाइज़ करता था, मेंस से पहले स्पेशली, कि वो अब वो चाहे हर दिन हो जाए, चाहे वो हर हफ्ते में हो जाए, बट ये था कि मुझे 4 से 5 बार एटलीस्ट रिवाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो इतना प्रेशर रहता है मेंस के टाइम में कि फिर 3 घंटे में आप 20 आंसर लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा आपके लिए। तो मैं उस टाइम काफ़ी रिवाइज़ करता था इसी बेसिस पे। हाँ, अगर आप पूछो तो मैं अलग से कोई डे वगैरह डिसाइड नहीं करता था रिवाइज़ करने के लिए। मतलब जब भी आपको मौका मिलता था आप अपना रिवाइज़ करते रहते थे। जी। और सर मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे थे कि 3-4 साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन के दौरान जब फ्रस्ट्रेशन आता है, जब सिलेक्शन नहीं होता है स्टडी के दौरान, तो फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए खासकर आप क्या करते थे? अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे? सर फ्रस्ट्रेशन के दौरान ये करता था कि मैं पढ़ाई ही नहीं करता था। मुझे जब मैं किताब देखता था या मटेरियल देखता था, मुझे बहुत गुस्सा आती थी। घर वाले डाँटते भी थे, आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो लेकिन ये था, फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलने चला जाता था। नीरज मिश्रा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ चला जाता था। हेमंत भैया हैं एक मेरे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो इस समय होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। तो उनसे मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगता था, वो काफ़ी मोटिवेट करते थे। तो मैं सर पढ़ाई वगैरह नहीं करता था, इन्हीं के साथ घूमता रहता था, इनके साथ समय बिताता था। तो फिर उसके बाद ये लोग मोटिवेट करते थे, फिर 3-4 दिन हो जाता था, फिर लगता था नहीं यार, आए तो हैं इसी के लिए, तो फिर करना तो पड़ेगा। तो फिर उसमें मैं लग जाता था। और बाकी मम्मी लोग हैं, पिताजी हैं, वो लोग भी काफ़ी मेरी सिस्टर बहुत मोटिवेट करती थी मुझे, तो फिर उसी तरीके से मैं आगे बढ़ता था। जी। और सर लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा, खास करके यूपी पीसीएस में जो सिलेबस का चेंजेस हुआ, ऑप्शनल जो हटा है, वो कहाँ तक हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको फ़ायदेमंद रहेगा? खास करके एक मतलब एक
परसेप्शन लोगों का बना हुआ था कि इलाहाबाद के छात्रों का जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यूपीएससी की जो छात्र तैयारी करें उनका सिलेक्शन होते जा रहा है। और हमारे जो एक बोलते हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं इलाहाबाद के, खास करके जो स्पेशली यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? सर एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, मैं भी एक ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी लगता है कि ऑप्शनल हट के ये बेहतर एक डिसीजन है। और सच बात यह है कि जो भी और छात्र हैं, चाहे हिंदी माध्यम के हों चाहे मानविकी विषय के हों, उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क इसलिए हो जाता था। ये नहीं कि मैं किसी की अगेंस्ट हूँ, बट ये कि जो साइंटिफिक ऑप्शनल्स होते हैं जैसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनको एक बेहतर मार्क्स मिलते हैं। तो ये देखा गया था। और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे, तो उनके साथ जो भी कंपटीशन था ख़ास तौर से हिंदी माध्यम के छात्रों का, वो काफ़ी टफ हो जाता था, क्योंकि उनका एक लेवल बहुत अलग है। और जो ऑप्शनल हटा है, इससे ये कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जो 2 यूपी स्पेशल के पेपर्स ऐड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिपेंसी थी, जो एक कह सकते हैं कि किसी के अगेंस्ट ऐसा बोला जाता था, परसेप्शन था, तो किसी का मार्क्स ज़्यादा किसी का कम, तो स्केलिंग नहीं होती थी, कैपिंग का जो भी सिस्टम था, तो इससे मुझे लगता है एक फ़ायदा होगा और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। और ये बेहतर है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, क्योंकि उनके सिलेक्शन फ़िलहाल देखे जा रहे हैं काफ़ी कम हो रहे थे। बट आई होप कि इससे आगे बढ़ेंगे और उनका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अगली बार किसी बड़े पद पे चयन हो और हम फिर से इंटरव्यू करने आए, उसके लिए बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।